This is Pankaj Dhiman, faculty member of SPS Law College, Shri Ganganagar. We are studying the subject professional ethics, bar bench relation, and moot court. And the last question is explain the function which cannot be included in the scope of the contempt of the court. Describe the exceptions of the contempt of the court. तो हमने यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने हैं. इट मीन्स ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग होगी और उनका ऐसा कौन सा कंटेम्प्ट होगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के अंडर नहीं आएगा, उसको हम यहाँ पे समझेंगे. तो सेक्शन 3 to 7 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1973 प्रोवाइड्स द एक्सेप्शंस टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. दे आर एज फॉलोज. इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर नॉट कंटेम्प्ट. तो अगर आप इनोसेंट पब्लिकेशन करते हैं, जो आपने किया है बेशक ये पेंडिंग था कोर्ट में, लेकिन ये आपको पता नहीं था कि ये मैटर जो है कोर्ट में पेंडिंग है. इट मीन्स कि इंटेंशनली आपने वहाँ पे कुछ नहीं किया है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट किया है उस पब्लिकेशन को, तो उस कंडीशन में ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होगा. अ पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ पब्लिश्ड, कुछ भी पब्लिश किया उसने, बाय वर्ड, स्पोकन, रिटन, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज any matter which interferes or tend to interfere with or obstruct or tend to obstruct the course of justice in connection with any civil or criminal matter. तो कोई भी पर्सन जो है वो गिल्टी ऑफ कंडेम्प्ट नहीं होगा अगर उसने कोई ऐसी पब्लिकेशन की है बाय वर्ड, बाय स्पोकन वर्ड्स, बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन जिसमें उसने कोर्ट के किसी मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश की हो, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की हो, और वो मामला कोई सिविल और क्रिमिनल मैटर से जुड़ा हुआ हो. इफ़ इट एट द टाइम ही हैड नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, और उसको ये पता नहीं था कि वो प्रोसीडिंग जो है कोर्ट में पेंडिंग है. इट मीन्स कि अगर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो आप कोर्ट के डिसीजन के बारे में अपनी राय रख सकते हैं. लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट या क्रिमिनल ट्रायल अगर चल रहा है, तो उस टाइम पे आप कोई भी वहाँ पे पब्लिकेशन नहीं कर सकते, कोर्ट के डिसीजन में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और टेंड टू ऑब्स्ट्रक्ट भी वहाँ पे नहीं कर सकते. The publication of any such matter in connection with any civil or criminal proceeding which not in pending at the time of the publication shall not be deemed to constitute a contempt of the court. अगर कोई भी पब्लिकेशन आपने की है किसी सिविल और क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, और वो जो केस जो है, सूट या केस जो है वो पेंडिंग नहीं है कोर्ट में, तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं होगा. A person shall not be guilty of contempt of the court on the ground that he has distributed a publication containing any such matter if at the time of distribution he had no reasonable ground for believing it was likely to contain such matter in aforesaid. मीन्स कि यहाँ पे भी यही बोला गया है कि कोई भी पर्सन गिल्टी नहीं होगा कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का अगर उसने कोई भी ऐसा मटेरियल जो है, कोई जो है जो कंटेम्प्टिस लैंग्वेज है उसकी पब्लिकेशन की है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, और उसको ये बिलीव नहीं था कि वो जो प्रोसीडिंग है कोर्ट में पेंडिंग है. तो अगर आपने एक इनोसेंट पब्लिकेशन की है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की है, या आपने पब्लिकेशन उस टाइम पे की है जब कोर्ट की प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं थी, तो फिर ये कंडेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा. इट मीन्स कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल या सूट आप कोई कोर्ट के किसी मैटर में इंटरफेरेंस करते हैं या ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कोर्ट को, तो फिर ये जो है कंडेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है माना जाएगा. इन केस ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कंटिन्यू टू बी पेंडिंग until it is heard and finally decided. तो सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई तब तक जो है पेंडिंग मानी जाती है, तब तक उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, ये ध्यान में रखना आपको. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कब पेंडिंग मानी जाती है, कब उसको पेंडिंग माना जाता है? इन द केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग व्हेन इट इज़ इंस्टीट्यूटेड द फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट. तो जब किसी सिविल सूट को फाइल कर दिया है कोर्ट में, तो ये मान लिया जाता है कि अब ये सूट जो है पेंडिंग हो चुका है, अब इससे रिलेटेड कोई भी पब्लिकेशन जो है कोई भी पर्सन जो है नहीं कर सकता है. इंटेंशनली पब्लिकेशन टू इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट द मैटर ऑफ द कोर्ट जो है नहीं कर सकता है. इन द क्रिमिनल मैटर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एनी प्रोसीडिंग अंडर द कोड ऑफ द, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम ये मान लेंगे कि वो केस वो अब पेंडिंग है कोर्ट में. वेयर इट रिलेट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस व्हेन द चार्जशीट और चालान इज फाइल्ड और व्हेन द कोर्ट इशूड समन्स और वारंट एज द केस में बी अगेंस्ट द अक्यूज. अगर कोई ऑफेंस से रिलेटेड कोई केस चल रहा है और वहाँ पे अगर चार्जशीट फाइल कर दी गई है, चालान फाइल कर दिया गया है,
या कोर्ट ने समन या वारंट इशू कर दिए हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो केस है अब वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे ये बताया गया किस सिचुएशन में ये माना जाता है कि कोई केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। तो सिविल ट्रायल जब कोर्ट में प्लेंट फाइल कर दी जाती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973 होगा यहाँ पे, इसके अंडर जो है स्टार्ट कर दी जाती है, या फिर किसी ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड जो है चार्जशीट फाइल कर दी गई है, या मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने समन या वारंट जो इशू कर दिए हैं, तो ये मान ली जाएगा कि वो केस पेंडिंग है। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक पेंडिंग मानी जाती है जब तक कि उस पर कोई फाइनल डिसीजन जो है नहीं आ जाता है। अब पहला तो इनोसेंट एंड पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसको कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा। सेकंड, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग की बिल्कुल फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं, जैसा कोर्ट ने कहा था, जैसा कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो किया वैसा ही आप उसकी पब्लिकेशन करते हैं, तो फिर वो कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट नहीं हो सेक्शन 4 के अंडर। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट नॉट कंटेम्प्ट सेक्शन 5, अगर आप जुडिशियल एक्ट का फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पब्लिशिंग एनी फेयर कमेंट ऑन द मेरिट ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन हेard एंड फाइनली डिसाइडेड, इट मीन्स कि अगर कोई केस फाइनली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, उस पर अपना डिसीजन जो है दे दिया है, और उसके बाद आप उस पर कोई फेयर उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो वो भी कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट नहीं होगा। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे यही है कि जब कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, उस टाइम पे आप कोई भी इंटरफेरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कोर्ट के मामले में नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो वो कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट होगा, लेकिन अगर उस पेंडिंग केस पे कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो फिर आप एक फेयर क्रिटिसिज्म जो है उस डिसीजन का कर सकते हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो अगर आप किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोई लॉ ऑफिसर की कंप्लेंट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट में करते हैं, तो वो भी एक जो है कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा। अ पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट मेड बाय him in the good faith according to the presiding officer of any subordinate court, any other subordinate court or high court to which it is subordinate। तो अगर आप किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट जो है कोई कंप्लेंट करते हैं, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं होगा। Publication of the information relating to the proceeding in chamber or in camera not competent to accept in the certain cases, तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन की कोर्ट के मैटर से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन की पब्लिकेशन जो है जिसकी प्रोसीडिंग जो चैम्बर में चल रही है, ऑन कैमरा चल रही है, तो उसकी पब्लिकेशन को जो है फिर कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा। अ पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट फॉर पब्लिशिंग अ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट सिटिंग इन चैम्बर एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस, तो अगर कोई भी प्रोसीडिंग जो है कोर्ट के चैम्बर में चल रही है, चैम्बर जहाँ पे एडवोकेट बैठते हैं सारे, वहाँ पे वो प्रोसीडिंग चल रही है और आप उस प्रोसीडिंग की एक फेयर एंड एक्यूरेट पब्लिशिंग करते हैं, तो वो जो है कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट कुछ यहाँ पे जो है पॉइंट बताए गए हैं। वेयर द पब्लिकेशन इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम इन बीइंग फोर्स, अगर वो पब्लिकेशन जो है कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट माना जाएगा। वेयर द कोर्ट ऑन ग्राउंड और पब्लिक पॉलिसी और इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर वेस्टेड इन इट expressly prohibit the publication of all information related to the proceeding or information of the description which is published, तो अगर चैम्बर में जो है प्रोसीडिंग की जा रही है, कोर्ट ने स्पेशली प्रोहिबिट कर रखा है ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी कि किसी भी तरीके की इसकी जो है पब्लिकेशन जो है नहीं होगी, तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर कोर्ट के बोलने के बावजूद भी कोई फिर उसकी जो है वहाँ पे पब्लिकेशन करता है, तो वो कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट होगा। वेयर द कोर्ट सिट इन द चैम्बर फॉर रीजन कनेक्टेड विद द पब्लिक ऑर्डर पब्लिक सिक्योरिटी, कोर्ट जो है चैम्बर में इसलिए बैठी है पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, पब्लिक सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो कोर्ट ये साफ बोल सकती है कि इसकी पब्लिकेशन नहीं होगी, चाहे वो चैम्बर में भी हैं, तो फिर अगर कोई ऐसे उसकी पब्लिकेशन करता है तो वो भी कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। वेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीक्रेट प्रोसेस, जो इन्फॉर्मेशन जो है इस केस के अंडर, वो इन्फॉर्मेशन ही जो है वो मेन जो है यहाँ पे इशू है, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी जो है फिर वहाँ पे लीक नहीं किया जा सकता या उसकी पब्लिकेशन नहीं की जा सकती है। इन होल यहाँ पे यही है कि पब्लिकेशन जो है किसी भी
इंफॉर्मेशन की पब्लिकेशन की जा सकती है अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है चैम्बर में चलाई जा रही हो। तो चैम्बर में अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो उसकी पब्लिकेशन जो है की जा सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है नहीं माना जाएगा। लेकिन इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में अगर चैम्बर में भी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट माना जा सकता है। ये तब होगा जब आप अगेंस्ट कॉन्ट्ररी द प्रोविजन ऑफ द लॉ करते हैं, या फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी कोर्ट ने पहले ही प्रोहिबिट कर रखा है कि हम चैम्बर में जो है प्रोसीडिंग करेंगे, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन की जो है वहाँ पे पब्लिकेशन नहीं होगी। या फिर चैम्बर में कोर्ट बैठी है और रीज़न जो कनेक्टेड है वो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक सिक्योरिटी है, या फिर इंफॉर्मेशन ही जो है जो मेन इशू है उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो फिर जो है अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन की पब्लिकेशन करता है तो वो भी जो है क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है माना जाएगा। थैंक यू सो मच।